नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से एक बिल्कुल नई कहानी शुरू होती दिखाई दे रही है। पिछले 2 दशकों से जिस चेहरे ने बिहार की सत्ता को परिभाषित किया, वही चेहरा अब एक अलग राजनीतिक रास्ते की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। और इसी वजह से पटना से लेकर दिल्ली तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? राजनीतिक हलकों में इस चर्चा को हवा इसलिए मिली है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। ये कदम सिर्फ एक औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं माना जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ा सियासी संकेत छिपा हुआ बताया जा रहा है। माना जा रहा है अगर नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर बढ़ते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो सकती है और उसके साथ ही सत्ता की पूरी तस्वीर बदल सकती है। यही से शुरू होता है बिहार की राजनीति का नया ड्रामा। सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी? और इसी सवाल के साथ एक और चर्चा तेज हो गई, क्या इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? दरअसल बीजेपी पिछले करीब 20 सालों से बिहार की सत्ता में भागीदार रही है। गठबंधन सरकारों में वो मजबूत सहयोगी के रूप में मौजूद रही, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा जेडीयू के पास रही। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं और बीजेपी सीधे मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सिर्फ सत्ता का हिस्सा बनने की बात नहीं होगी, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने का मौका होगा। लेकिन जैसे ही ये संभावना सामने आई, वैसे ही एक और सवाल खड़ा हो गया, बीजेपी आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? ये सवाल इसलिए भी जटिल है क्योंकि बिहार की राजनीति सिर्फ राजनीतिक अनुभव से नहीं चलती। यहाँ जाति समीकरण सत्ता की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। मुख्यमंत्री का चेहरा तय करते समय ये देखा जाता है कि वो किस सामाजिक वर्ग से आता है, उसका प्रभाव किन इलाकों में और उसका चुनावी असर क्या होगा। इसी वजह से संभावित मुख्यमंत्री को लेकर कई जातीय विकल्पों की चर्चा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले नजर जाती है यादव समाज पर। बिहार की राजनीति में यादवों की भूमिका बेहद प्रभावशाली रही। 1990 के दशक से लेकर आज तक इस समुदाय की राजनीतिक दिशा काफी हद तक लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रही। अब वही विरासत तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। बीजेपी ने भी एक समय यादव मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। साल 2015 के आसपास नित्यानंद राय जैसे नेताओं को आगे कर ये संदेश दिया गया कि बीजेपी भी यादव नेतृत्व को जगह दे सकती है, लेकिन ये रणनीति बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा सकी। बिहार के यादव मतदाताओं ने लालू यादव की राजनीतिक विरासत को तेजस्वी यादव के हाथों में स्वीकार कर लिया। यही वजह है कि फिलहाल बीजेपी के लिए यादव समाज से मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करना एक कठिन विकल्प माना जा रहा है। अब नजर जाती है कोयरी या कुशवाहा समाज की ओर। बिहार की राजनीति में ये समुदाय भी काफी प्रभावशाली है, चूंकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। इसलिए जब उनके बाद के नेतृत्व की चर्चा शुरू हुई तो कई लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद कोयरी समाज से किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की होती है वो है सम्राट चौधरी। वे बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से गिने जाते हैं और संगठन में उनकी पकड़ भी बहुत मजबूत मानी जाती है। लेकिन हाल की राजनीतिक घटनाएं कुछ और ही संकेत देती है। राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया। इस फैसले को कई लोग इस संदेश के रूप में देख रहे हैं कि पार्टी कोयरी समाज को सम्मान देना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए शायद वो अभी दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके बाद चर्चा होती है रविदास समाज की। इस समुदाय की आबादी भी बिहार में अच्छी खासी है। चुनावी दृष्टि से इसका महत्व भी कम नहीं है, लेकिन हालिया राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवेश राम को आगे कर ये संकेत दे दिया कि फिलहाल इस समाज को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुख्यमंत्री पद शायद अभी इनके लिए दूर है। अब बात करते हैं पासवान समाज की। बिहार में इस समुदाय का राजनीतिक प्रभाव लंबे समय से रहा है। रामविलास पासवान के निधन के बाद अब चिराग पासवान इस समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। चूंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी किसी दूसरे पासवान नेता को आगे बढ़ाकर राजनीतिक असंतुलन पैदा नहीं करना चाहेगी। इस कारण पासवान समुदाय से मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी फिलहाल कम दिखाई देती है।
इसके बाद आता है ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग का सवाल। बिहार की राजनीति में ये वर्ग बेहद बड़ा वोट बैंक माना जाता है। पिछले 2 दशकों तक नीतीश कुमार ने इसी सामाजिक आधार के सहारे सत्ता की मजबूत पकड़ बनाए रखी, लेकिन ईबीसी की एक खासियत ये भी है कि इसमें कई दर्जन जातियां शामिल हैं। अगर किसी एक जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बाकी जातियों में नाराजगी पैदा हो सकती है। इसलिए बीजेपी इस वर्ग को मुख्यमंत्री देने की बजाय मंत्रिमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व देकर संतुलन बनाने की रणनीति अपना सकती है। यानी अगर बीजेपी सरकार बनती है तो ईबीसी समुदाय के कई नेताओं को मंत्री बनाकर राजनीतिक संतुलन कायम रखने की कोशिश हो सकती है। अब बात आती है बीजेपी के सबसे भरोसेमंद सामाजिक आधार की सवर्ण समाज। बिहार में बीजेपी का कोर वोट बैंक सवर्ण समुदाय को ही माना जाता है। यही कारण है पार्टी के रणनीतिकार इस वर्ग को संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं। सवर्णों के भीतर भी कई प्रभावशाली समूह हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजपूत समुदाय की। हाल के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस समुदाय को बड़ी संख्या में टिकट दिए। इसका परिणाम ये हुआ कि इस समय एनडीए के पास लगभग 33 राजपूत विधायक मौजूद है। ये आंकड़ा अपने आप में इस समुदाय की राजनीतिक ताकत को दिखाता है। भूमियार समुदाय की बात करें तो बीजेपी के साथ उनका संबंध लंबे समय से स्थिर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भूमियार मतदाता बीजेपी से बहुत दूर जाने वाले नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर इस समुदाय की अपेक्षाएं सीमित ही मानी जाती है, फिर भी बीजेपी उनके महत्व को लगातार स्वीकार करती रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि केंद्र सरकार में बिहार से जो 8 मंत्री हैं, उनमें से 2 मंत्री भूमियार समुदाय से आते हैं। इससे ये भी संदेश जाता है कि इस वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। अब बात करते हैं कायस्थ समुदाय की। ये संख्या में भले ही कम हो, लेकिन सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। बीजेपी ने हाल के समय में इस समाज को संतुष्ट करने की कोशिश की है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने कायस्थ समाज को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। फिलहाल ये रणनीति काफी हद तक सफल दिखाई भी दे रही है। इन सभी समीकरणों के बीच जो विकल्प सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ब्राह्मण समुदाय। बिहार की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। उनकी आबादी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव हमेशा महसूस किया जाता रहा। बीजेपी के भीतर भी ये चर्चा है कि हाल के सालों में ब्राह्मण समुदाय को उतना बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला जितनी अपेक्षा थी। कैबिनेट में भी ब्राह्मण समुदाय से सिर्फ एक ही मंत्री हैं। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी इस बार ब्राह्मण समुदाय को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और वो ब्राह्मण समुदाय से भी हो सकता है। इसी वजह से सियासी गलियारों में एक नया नारा भी तैरने लगा है, अब की बार बिहार में पंडित सरकार। हालांकि राजनीति में अंतिम फैसला हमेशा आखिरी क्षणों में ही होता है। कई बार समीकरण अचानक बदल जाते हैं, जो नाम चर्चा में नहीं होते वही आगे आ जाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर जाते हैं तो बिहार की राजनीति का पूरा संतुलन बदल जाएगा। 2 दशकों तक जिस नेतृत्व ने राज्य की दिशा तय की, उसके बाद एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होगा। बीजेपी के लिए भी ये अवसर कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। पहली बार उसे बिहार की सत्ता का पूर्ण नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और यही कारण है कि पार्टी इस फैसले को बेहद सोच समझ कर लेने वाली है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में जो घटनाक्रम देखने को मिलेंगे वे बेहद दिलचस्प होंगे। सत्ता की कुर्सी के इर्द गिर्द कई दावेदार, कई रणनीतियां और कई समीकरण दिखाई देंगे और इसी वजह से आज पूरा बिहार एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या सच में इस बार बिहार में पंडित सरकार बनने जा रही है? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के दरवाजे पर खड़ी है। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।